हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओपल में। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज दी बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट में हम लोग उसके क्या कॉजेज हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हुए हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा, और पर्टिकुलरली इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको इस क्लास में देखा जाएगा। अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर अपकमिंग वीडियोज। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्जेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर आपको मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन से लेके। तो वैसे देखा जाए ये हमारा चौथा चैप्टर है सिक्योरिटीज इश्यूज का। काफी बड़ा चैप्टर है बॉर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग अलग अलग देश के साथ इंडिया चाइना के बॉर्डर का अगले क्लास में देखा जाएगा, फिर बांग्लादेश, म्यांमार एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में। उससे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट होता है क्या, तो देखा जाए तो इंडिया जो है वो 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 देशों के साथ, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ 15,000 किलोमीटर तक का बॉर्डर है, और 7,500 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन बॉर्डर भी शेयर करता है इन देशों के साथ। देखिए कुछ देश हैं जहाँ पे कोस्ट लाइन है, कुछ देश हैं जहाँ पे कोस्ट लाइन नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए 7,500 किलोमीटर का। इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बॉर्डर एरियाज को देखते हुए, क्योंकि अगर हम लोग बॉर्डर एरियाज को सिक्योर नहीं करेंगे तो वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अकर हो जाएंगी। हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरीके से जो ताज अटैक हुआ था, एज वेल एज इंसर्जेंसीज आ रही है इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट रीजन में। वो मेन यही है, क्योंकि बॉर्डर को अगर हम लोग सिक्योर नहीं करेंगे, अगर इंडिया का बॉर्डर अच्छे से सिक्योर नहीं किया जा रहा है तो कई सारी प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और उठ के आ रही है कि इंडिया का जो बॉर्डर एरियाज हैं दे आर इन वेराइटी ऑफ टेरेन्स एज वेल एज वेराइटीज ऑफ द कंट्रीज विथ विच वी आर हैविंग अ लेवल ऑफ सिक्योरिटीज कॉपरेशन। यही एक मेन इश्यूज अभी बन के यहाँ पे उभर के आ रहा है। लेकिन इंडिया के केस में देखा जाए तो जो बाउंड्रीज हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बाउंड्रीज इंडिया के केस में, जहाँ पे डेजर्ट्स हैं, रिच लैंड है, स्वाम्पी मार्सेस हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जंगल्स हैं। ये सारे के सारे प्रेजेंट्स हैं अराउंड द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट नेशन। इंडिया के साथ जो जो बाउंड्रीज बना रहे हैं वहां पे ये देखने को मिलता ही मिलता है। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखिए एक तो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ड्रग्स की भी प्रॉब्लम है, एनिमल्स, पर्सन, आर्टिफैक्ट और फेक इंडियन करेंसी नोट को भी एक्सचेंज किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा हुआ था जो डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, वहां पे गवर्नमेंट ने एक एक रीजन ये भी दिया हुआ था कि वो डिमोनेटाइजेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से जो फेक करेंसीज है हमारे देश में, जो फेक करेंसी चल रही है वो फेक करेंसीज कम हो जाए। और इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो बॉर्डर्स हैं दे आर द लाइन विद दैट डिवाइड द टू और मोर सॉवरेन नेशन और टेरिटरीज। इंटरनेशनल सेटिंग देयर आर तीन एस्पेक्ट। हम लोग इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3 एस्पेक्ट्स हैं बॉर्डर के। एक पहला होता है लैंड बाउंड्रीज, दूसरा है हमारा मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड द थर्ड वन इज एयर स्पेस। द एनिमीज क्या करते हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य एज वेल एज नॉट द पड़ोसी राज्य, कभी कभार पड़ोसी राज्य हमेशा एनिमीज नहीं होते, लेकिन जो हमारे दुश्मन है वो क्या करते हैं, दे यूज ऑल द 3 ऑफ दीज बॉर्डर टू, ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक इंस्टेबिलिटीज ले सके। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंसर्जेंसीज आई हुई थी, इंसर्जेंसीज को अब पाकिस्तान क्या प्रॉक्सी वॉर को अपना रहा है। और प्रॉक्सी वॉर के अलावा भी, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर इज द मेन रीजन बिहाइंड द इंसर्जेंसीज, उसके अलावा भी
अब पाकिस्तान क्या करता है, एयरवेज को टारगेट कर रहा है इंडिया की। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, चाहे आप पठानकोट का ले लीजिए, चाहे आप उरी का ले लीजिए, हर एक केस में यही उभर के आ रहा है। तो इसके अलावा हम लोग बात करते हैं और क्या क्या इश्यूज है, इश्यूज रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट इन इंडिया। देखिए, एक तो सबसे पहला वही डेजर्ट्स हैं, मासेस हैं, प्लेन माउंटेन्स, उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। स्मगलिंग हुआ, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, ड्रग्स एंड आर्म्स इन्फिल्ट्रेशन। इसके अलावा और क्या क्या है, देखिए म्यांमार से अगर हम बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नॉट म्यांमार एज वेल एज इन पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी देखने को मिल रहा है। म्यांमार में सेवरल इंसर्जेंट्स ग्रुप, पिछली क्लास में हम लोग, पिछले कई क्लासों में जो हम लोगों ने देखा हुआ था, सेवरल इंसर्जेंट्स ग्रुप फंक्शंस कर रहे हैं। और इनएफिशिएंसीज ऑफ बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सारे क्या है, दे आर द इश्यूज रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। क्या है, inefficiencies, inefficiencies in border management। दूसरा इश्यू क्या है, लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पुअर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स इफिशियंसी, पुअर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स इफिशियंसी। ethnic conflicts and separatist movement। देखिए, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसमें प्रॉपर तरीके से कि इनएफिशिएंसीज, प्रॉपर तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं कर पाना, इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारे जो आर्म फोर्सेज, जो हमारी लाइक सिक्योरिटी फोर्सेस है, वहां पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। पुअर इंटेलिजेंस की वजह से, ओवर पॉपुलेशन इन बॉर्डर एरियाज, ओवर पॉपुलेशन in the border areas, political instability, political instability आने की, as well as disorder, instability and disorder। देखिए, प्रॉक्सी वॉर चलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से ये सारे रिस्क, ये सिक्योरिटी रिस्क देखने को मिलता है। ये सारा क्या है, दे आर द इश्यू रिलेटेड टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इसके बारे में थोड़ा समझ लें, एंड देन आपको सब कुछ प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे प्रिंटेड नोट्स आप मेरे 2-3 स्लाइड ही देख लेंगे, दैट इज इनफ। आप अपने मेंस में उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। नहीं तो आपको सब कुछ मिलेगा, मटेरियल तो आपको रहेगा ही रहेगा। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, प्लस क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज, गवर्नमेंट के स्टेप्स, अदर जो क्लासेस होंगी वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर स्टेट्स से लाइक इंडिया, चाइना, इंडिया, म्यांमार, इंडिया, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके बारे में देखेंगे। और मेन जो है वो आज इस क्लास का है।
क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में समझ लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप बॉर्डर देखेंगे, गुजरात, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड देन पंजाब से अपना पीओके, पीओके एंड देन पीओके दैट इज द एलओसी, और ये लास्ट के 10 किलोमीटर, ये सारा का सारा आपको प्रिंटेड मिलेगा। ये 10 किलोमीटर का जो लाइन है, तो देखिए इसको इंडिया का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसको इस पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन पार्ट को थोड़ा समझ लीजिए कौन से पार्ट किस में है। देखिए गुजरात से लेके पंजाब तक का जो बॉर्डर है, गुजरात से लेके पंजाब तक का जो आपका बॉर्डर है, दैट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके पंजाब, पंजाब एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लेके अगर देखा जाए, ये हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग बॉर्डर है, बाउंड्री। एंड देन एलओसी फ्रॉम पीओके से लेके ये जो एरिया है यहाँ तक, एंड द लास्ट 10 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। दैट इज इंडियन कश्मीर, ये हमारा जो रीजन है। एंड ये जो लाइक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है इस एरियाज में, दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर, अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वर्किंग बाउंड्रीज और एलओसीज एज वेल एज इन अदर केसेस में। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज का अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जोन ऑफ पीस भी कहा जाता है। जोन ऑफ पीस कहा जाता है, एज वेल एज दे आर द सेटल्ड एरिया। यहाँ पे आपको जो बॉर्डर एरियाज है, यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे इन एरियाज में, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज द सेटल्ड एरियाज। और इस जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे जो कौन सी फोर्स रहती है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा होता, फर्स्ट क्लास में, बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटीज फोर्सेस यहाँ पे तैनात रहेगी। तो 1947 से क्या था, यहाँ पे आई वॉल टू आई वॉल कॉन्फॉर्मेशन रहा। आई वॉल टू आई वॉल कॉन्फॉर्मेशन में क्या है कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इंट्रूजन होता था, लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं इस एरियाज में। अगर हम बात करते हैं इसी इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। अब वो इश्यूज क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसका पहला इश्यूज है, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा होता है। सेकंड इज ड्रग ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर देखा जाए, वो गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान से दोनों जगह से है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आर्म्स की जो स्मगलिंग होती है, आर्म्स स्मगलिंग भी यहां से ही रहेगा। आर्म्स स्मगलिंग यहाँ पे नहीं। अगर हम बात करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग की, वो हमारा पंजाब में है।
ये जो एरिया है दैट इज द आर्म स्मगलिंग। ये थोड़े इश्यूज हैं जो कि कंसर्न है रिलेटेड टू द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखिए आपके पास एक पॉइंट मिल गया, अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं वहां पे मेंस में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलओसी की, एंड देन फिर उसके बाद आएंगे वर्किंग बाउंड्रीज में। एलओसी के बारे में बात करते हैं तो एलओसी को इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जो फर्स्ट वॉर था 1947-48 में। नाइनटीन 47-48 में जो फर्स्ट वॉर हुआ था, इस वॉर की वजह से क्या एक एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट बन के आया, एग्रीमेंट 1948, और यहां पे एक स्टैब्लिश किया गया सीज फायर लाइन। उस सीज फायर लाइन क्या लाइक स्टैब्लिश्ड सीज फायर लाइन, और जिसको इसको रीनेम्ड कर दिया था, रीनेम्ड एज एलओसी। लाइन ऑफ कंट्रोल। कब इसको रीनेम्ड किया गया था? शिमला एग्रीमेंट 1972। जो हमारा शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, तब एलओसी का नाम मीन्स व्हाट वी कैन से, जो सीज फायर लाइन था उस सीज फायर लाइन का नाम दे दिया गया था एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्किंग बाउंड्रीज की। तो वर्किंग बाउंड्रीज में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वर्किंग बाउंड्रीज। इस वर्किंग बाउंड्री में पाकिस्तान यूज करता है इसको, पाकिस्तान यूज वर्किंग बाउंड्रीज। इस वर्किंग बाउंड्रीज में आर्मी को तैनात किया जाता है। आर्मी रहती है, प्लस जो एजीपीएल है, एजीपीएल क्या था आप मुझे बताइएगा? एजीपीएल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन में भी आर्मी रहती है। और कहां पे रहती है आर्मी? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। इस वर्किंग बाउंड्रीज में क्या है, काफी जो इंडिया में लाइक इंडिया से जो ट्रेड होता है वो यहीं से जाता है विद वर्किंग बाउंड्रीज के साथ। एक जो एलओसी है ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उसकी वजह से एक ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। उस ऑपरेशन पराक्रम में मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया गया था 1 हफ्ते तक। फिर 2002 में एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन हुआ, मींस पार्लियामेंट अटैक के बाद, पार्लियामेंट अटैक के बाद क्या हुआ था, एक ऑपरेशन पराक्रम। इस ऑपरेशन पराक्रम में क्या हुआ था, मोबिलाइजेशन हुआ था मिलिट्री का। और ये मोबिलाइजेशन कम से कम 1 हफ्ते चला, डन इन 1 वीक। एक हफ्ते तक मोबिलाइजेशन चला। फिर 2002 में साइंड सीज फायर एग्रीमेंट। इस सीज फायर एग्रीमेंट में यह बोला गया था कि जो एलओसीज है, नो यूज ऑफ फोर्स, यहां फोर्स का यूज नहीं किया जाएगा। फिर क्या हुआ, 2003 में इस सीज फायर का वायलेशन हुआ, सीज फायर वायलेशन।
अब ये क्या करते हैं, सीज फायर टेररिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, कवर द फायर बाय, क्योंकि ये जो है वो टेररिस्ट के द्वारा, ये जो एरियाज है, सॉरी नॉट सीज फायर, जो एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे टेररिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। इंडिया जो है वो लाइक मैनेज करता है पाकिस्तान थ्रू डिफेंसिव अप्रोच, और इंडिया हमेशा स्ट्रेटेजिक रेस्टेन बना के चलता है। देखिए अगर बात करते हैं सॉफ्ट लेवल क्या है और हार्ड लाइन क्या है। सॉफ्ट लेवल में क्या है, डिप्लोमेटिक आइसोलेट किया जाता है इंडिया के द्वारा, हमने देखा हुआ है कई बार। रीजनली ग्लोबली बॉयकॉट किया जाता है और एक्सपोज करते हैं इंडिया पाकिस्तान को एज अ टेरर एक्टिविटीज की, पाकिस्तान एज अ टेरर एक्टिविटीज करता है। पाकिस्तान से कोवर्ट चलाते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान टैक्टिकल वे और मिलिट्री डिजाइन। हार्ड लाइन में क्या अगर हम बात करते हैं, हार्ड लाइन में तो हार्ड लाइन में एक तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का देखा जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक वो होगी जब तक उसमें एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक में इन्वॉल्वमेंट रहता है एयरफोर्स का। आर्मी एंड देन एयरफोर्स, तभी आप बोलेंगे वो सर्जिकल स्ट्राइक है या नहीं। तो हम लोगों ने उरी मूवी देख लिया तो उसको समझ में आ ही जाता है आपको क्या होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक एंड सो ऑन। तो क्या क्या इंडिया स्टेप्स लेता है अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान क्या करता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंडिया ने क्या है, डिप्लोमेटिक आइसोलेट एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो आप हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एज वेल एज, इसमें कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में क्या है, कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप एंड कोल्ड स्टार्ट एंड कंटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन इंडिया पाकिस्तान और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में होता है। यहाँ पे पेनिटिव डॉक्ट्राइन किया जाता है, पेनिटिव डॉक्ट्राइन, नेटो ने इस चीज को क्रिएट किया। दिस डॉक्ट्राइन, जैसे मोहम्मद कि जो लाइक हफीज सईद हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया विल ग्राउंड फोर्स, इंडिया जो है वो यूज करता है ग्राउंड फोर्स का, और कैप्चर्ड किया है टेरिटरी बाय बार्गेनिंग एंड कैरी आउट वेरी स्विफ्टली चिप्स। यहाँ पे ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन का यूज किया जाता है। अब ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन में दो पार्ट के आते हैं, वो दो कौन कौन से हैं, एक तो पहला है कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप, कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप, और दूसरा है हमारा कोल्ड स्टार्ट एंड कंटिन्यू, कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप, कोल्ड स्टार्ट एंड कंटिन्यू। इसमें क्या है, कोल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप का अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत इसमें यूनिलैटरल सीज फायर किया जाता है, एक ही साइड से ही रहेगा, नॉन एक्सकेलेटरी रहता है ये, दैट इज नॉन एक्सकेलेटरी। अब हम बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट एंड कंटिन्यू, तो यहाँ पे एयर पावर का यूज किया जाता है, स्ट्रेटेजिक असेट्स जैसे कि एयरबेस, एयरफोर्स स्टेशन एक्सेट्रा, और ये एक्सकेलेटरी इन नेचर होते हैं। So these are the difference between cold start and stop and cold start and continuous. Next,
देखिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हम लोग ने पूरा उसमें समझा। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो कि रेड क्लिफ लाइन है, दैट इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो गुजरात से जम्मू एंड कश्मीर तक और कुछ हिस्सा वाला पंजाब का हम लोग बोलेंगे। तो रेड क्लिफ, यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन में इंटरनेशनल बॉर्डर प्लस आपका वर्किंग बाउंड्रीज आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। जो वर्किंग इंटरनेशनल बॉर्डर और वर्किंग बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बॉर्डर प्लस वर्किंग बाउंड्रीज इज द पार्ट ऑफ द रेड क्लिफ लाइन। लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से रहता है? जम्मू एंड कश्मीर से लेके ले, फ्रॉम NJ 9842 टू इंदिरा कॉल। ये जो है ये एक्चुअल AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसको स्टैब्लिश किया गया था। 10 किलोमीटर तक की ये लाइन है। देखिए यहाँ पे कई सारा जो रीजन है, जो राजस्थान का रीजन है, थार डेजर्ट्स में है टू द जम्मू एंड कश्मीर फ्रिज हिमालयाज। तो एक इन्वायरमेंटल डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखने को मिलती हैं इन एरियाज में, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम फेस किया जाता है। एंड द टेरिटरी ऑफ द LOC, ये जो LOC की जो टेरिटरी है वो क्या है? वर्नरेबल है टू द टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये जियोग्राफिकल बैरियर को फॉलो नहीं करता है। तो क्योंकि इट पास, तो इसकी वजह से क्या है? इट पासेस थ्रू कई सारे क्लाइमेट कंडीशंस देखने को मिलते हैं। जियोग्राफिकल बैरियर्स मतलब ऐसा नहीं है कि माउंटेन्स हो या एकदम प्लेन एरिया है, तो उसकी वजह से एक वैराइटीज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि चाहे डेजर्ट्स हो, मार्सेस हो, प्लेन हो, पीक ऑफ सॉफ्टी माउंटेन्स रेंजेस। ये इन कंडीशन की वजह से जो एरियाज है काफी पोरस है नेचर, जिसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज आराम से की जाती हैं इन सारे एरियाज में, जो कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ था कि ड्रग्स से ट्रैफिकिंग हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी है टू द गोल्डन क्रिसेंट्स। आर्म्स की ट्रैफिकिंग भी की जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज फेक इंडियन करेंसी नोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बॉर्डर एरियाज है which is also common in the border zone। हवाला नेटवर्क भी प्रेजेंट्स है। टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट फ्रैक्शंस इन एरियाज का, इनको एक दे आर द, उनको क्या बोलते हैं? दे आर द सेफ हेवंस फॉर देम। टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट के लिए जो बॉर्डर एरियाज हैं वो क्या है? सेफ हेवंस हैं। वाटर का भी इश्यूज हम लोगों ने देखा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेटेड टू द इंडस वाटर, जिसकी जो कि वर्ल्ड बैंक में जाता है। इसका केस अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो याद रखिएगा, इसका जो केस है दैट इज वो किस में है? वर्ल्ड बैंक। अब ये थोड़ा अजीब है, वर्ल्ड बैंक क्यों इस केस को लेता है एंड क्यों नहीं, ये तो आपको ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर के और क्या क्या है? अनलॉफुल एक्शंस देखने को मिलता है। पाकिस्तान क्या करता है? मीडिया को एम्प्लॉय करता है ताकि वो अंडरमाइन कर सकते हैं हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके ट्रस्ट को, कि इंडियन गवर्नमेंट आपके प्रति समर्पित नहीं है आप इन बॉर्डर एरियाज में। सेसेशनिस्ट मिलिटेंट भी देखने को मिलता है बॉर्डर एरियाज में, जिसकी वजह से एक इनस्टेबिलिटीज भी आई हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि यहाँ पे अगर जो इनस्टेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर, उसका एक मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करता है और मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस क्या है बॉर्डर एरियाज में? देखिए बॉर्डर जो डिस्प्यूट है एट द सर क्रिक एंड कश्मीर, ये चैलेंजेस रहा हुआ। हम लोगों ने सर क्रिक का पहले भी देख लिया हुआ था, कि हम लोग पिछली क्लास में ही जिक्र किया हुआ था कि क्या हुआ था, जो हमारे अगस्त लास्ट ईयर 5 अगस्त को जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 360 एज वेल एज 35A, तो जम्मू एंड कश्मीर को का जो स्टेट्स था उसको स्टेट्स में 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। उसके 1 साल बाद पाकिस्तान ने भी अपना एक नया मैप निकाला हुआ था। उस नया मैप में जो जूनागढ़ का एरिया है, जो सर क्रीक का जो एरिया है, सर क्रीक लाइन,
उस एरियाज को पाकिस्तान ने अपने अंदर अपने मैप में दिखाया हुआ था, और यही इशू यूनाइटेड नेशन में आया एंड सो ऑन। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे कि वन ऑफ द चैलेंजेस इज द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में ये दो इंपॉर्टेंट है, दूसरा है कश्मीर एंड नेक्स्ट वन इज द सर क्रीक। देखिए कश्मीर का इश्यू ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन में पहुंच चुका है। अब ये चाहते हैं कि जो हमारा जो सर क्रीक जो जूनागढ़ वाला एरिया है वो भी हम लोग यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं, उस एरियाज पे भी अपना कब्जा बना सके। देखिए काफी ज्यादा रिच मैंग्रोव्स है, रिच डाइवर्सिटीज पाई जाती है इस एरिया में। सर क्रीक का जो एरिया है भाई, अगर आपको याद होगा ये सर क्रीक का जो एरिया है ये गुजरात का जो मैप यहाँ से ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये जो एरिया है दैट इज द सर क्रीक लाइन। यहाँ पे सर क्रीक लाइन बनाया गया है। रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज भी एक मेजर चैलेंजेस है इन द बॉर्डर। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, डाइवर्स टेरेन है, डेजर्ट मासीज एंड सो ऑन, टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसकी वजह से, क्योंकि ये अनफोर्सीन है और सर्कमस्टांसेस एज वेल एज नेचुरल कैलामिटीज। अदर इश्यूज हमने पहले भी देख लिया था, आर्म्स एंड सो ऑन, ये सारे के सारे अदर इश्यूज रिलेटेड टू द चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरियाज। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया? देखिए ये पठानकोट में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक इम्प्लीमेंटेशन किया, एक अप्रूव किया था द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS। CIBMS का अगर आपका जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि क्रिएट करेगा एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि जो भी बॉर्डर एरियाज में है वहां पे एक प्रोवाइड किया जा सके ऑल राउंड सिक्योरिटीज इवन पुअर वेदर सर्कमस्टांसेस। अगर वेदर उस वहां का अच्छा नहीं है उसके बावजूद भी एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि नेशनल सिक्योरिटीज गार्ड को सेंड किया जाए एज द इंडिया स्पेशल फोर्स यूनिट टू द जम्मू एंड कश्मीर, ताकि वो जो भी काउंटर टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं कमांडोज के द्वारा बाय ट्रेनिंग, वहां पे जो टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं उनको हटाया जाए। किस तरीके से? ये जो कमांडोज हैं उन कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इसमें इनवाइट किया जाएगा, उनका भी इंटरवेंशन देखने को मिलेगा, ताकि जो भी एंटी टेरर स्किल्स से चल रहे हैं, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, अमंग अदर थिंग, इन सारी चीजों को कंप्लीटली हटाया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके क्या क्या की पॉइंट है, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। CIBMS क्या सेंसर्स, डिटेक्टर, कैमराज, ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम, एरोस्टेट्स, लेजर्स और इसके अलावा भी हाईटेक सर्विलांस डिजीज का यूज किया गया है, वो जो कि सर्विलांस ऑफर करेगा थ्रू आउट द ईयर अराउंड द क्लॉक। ऐसा नहीं है कि देखिए अभी हमारे बहुत तेज बारिश है या फिर बहुत ज्यादा से स्नो चल रही है, तो स्नो होने की वजह से ऐसा नहीं है कि वो हमें एग्जैक्ट ना बता पाए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना दे पाए रिलेटेड टू द वाटर मैनेजमेंट। फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज किया गया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी इसमें यूज किया गया है, ताकि एक इफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जा सके। डेटा जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर द प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस के लिए जो डेटा आएगा उसको कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पे पहुंचा दिया जाएगा। और क्या क्या रीजन है, तो और क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट पे थोड़ा देख लेते हैं। जो CIBMS है ये सीक करता है टू इंटीग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेस, वेपन्स और उसके अलावा भी हाई टेक सर्विलांस इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि एक ह्यूमनली इम्पॉसिबल था। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या कराया जाएगा, वहां पे जो आर्म फोर्सेस है वो अपनी आंख और कान लगा के रखेगा हर एक क्लाइमेटिक कंडीशंस पे।
देखेगा क्या किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कैसे अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है इन द बॉर्डर मैनेजमेंट उस इन्फिल्ट्रेशन को सॉर्ट आउट किया जाए। और क्या क्या है अदर वेज जिसकी वजह से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट को। देखिए, हम लोगों को प्रोवाइड करना है एक एडुकेट ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए टू द बॉर्डर फोर्सेस ऑफ द कंट्रीज। अगर इक्विपमेंट हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, इवन गवर्नमेंट इस चीज पे डिफेंस पे जो गवर्नमेंट का जो बजट रहता है हमेशा ज्यादा ही रहता है। अब बिल्ड करना है एक फेंच एंड इरेक्टिंग फ्लड लाइट, फेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि देखिए इंडिया कुछ ऐसे एरियाज हम लोग देखेंगे आने वाले स्लाइड क्लास में जहां पे कोई भी फेंसिंग नहीं है, उसकी वजह से कोई पता ही नहीं चलता है कौन इस देश का है कौन उस देश का है, एंड देन इधर से उधर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। एक इफेक्टिव नंबर्स चेक पोस्ट की भी जरूरत है कि प्रॉपर चेक पोस्ट हो बॉर्डर एरियाज में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है ताकि जो फोर्सेस हैं वो मूव कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा हुआ, देखिए अभी रिसेंटली जो इश्यूज है इंडिया और चाइना का, इंडिया और चाइना का सॉरी नॉट द डोकलाम लद्दाख वाला जो इश्यू है वो मेन रीजन यही है क्योंकि इंडिया ने बॉर्डर बना लिया है विच इज नियर टू दी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। तो चाइना शुरुआत में क्या है कि अगर वो टॉप मोस्ट जो पॉइंट है लोग ये देखेंगे कि लेट्स से ओके, तो यहां से लेके यहां तक का एक बॉर्डर बन गया है, इधर बगल में ये जो रोड बना दिया गया है और इसके बगल में क्या है LAC। तो यहां तक जाने के लिए इतनी बुरी तरह से कंडीशन थी कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उन लोगों को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो नहीं ले जाया जा सकता है। अब इस रोड के थ्रू वहां तक चीजें तो पहुंचाई जा सकती हैं क्योंकि अदरवाइज ये जो रीजन है दैट कैन आल्सो बी ऑक्यूपाइड बाय द चाइनीज। नाइट विजन टेक्नोलॉजी की जरूरत है टू द पर्सनल सर्विंग द बॉर्डर एरियाज। थर्मल इमेजिंग टेक्निक्स की भी जरूरत है। इसके अलावा भी टावर बिल्डिंग टावर को बनाया जाए ताकि एक इफेक्टिव आई कीपिंग हो सके। वाइटल इन द बॉर्डर सिक्योरिटी इज टू कर्व द सोर्स ऑफ फाइनेंस। मेन थिंग यही है, देखिए अगर लोगों को पैसा मिलता है तो वो उसी उनके जो पाकिस्तानीज हैं, जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज वेल एज जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग हैं जो इंडिया में रह रहे हैं इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पे लोगों के वो लोग क्या करते हैं कि कंप्लीटली ब्रेन वॉश कर देते हैं यंगस्टर का, छोटे छोटे बच्चों का, पैसे दे के उनको कि ये करिए वो करिए एंड सो ऑन। यंगस्टर होते हैं, देन उसके बाद जो भी केसेस होगा वो किस में चला जाएगा, अंडर 18 के अंतर्गत जाएगा केस। तो उस पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को पैसा चाहिए अपना काम पे निपट जाते हैं। तो वही है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी सोर्स से आ रहा है फाइनेंस का उस चीज को इलीगल ग्रुप्स के द्वारा उस चीज को कंट्रोल किया जाए, इंस्टेबिलिटी बनाया जाए। और ये इंस्टेबिलिटी किस तरीके से आएगा, फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल्स का ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ सके हमारे देश में। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है इज द की इश्यू फॉर द होल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जा रहा है तो वो एक की इश्यूज बन रहा है। नेक्स्ट जनरल इश्यूज क्या है, जनरल इश्यूज में बात करते हैं। देखिए पीस के दौरान क्या होता है कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो आइडियली किसके अंतर्गत होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए आर्मी हैज बीन फोर्स्ड to permanently deploy substantial forces for this mission due to dynamic nature of LOC। LOC के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो डायनामिक नेचर का कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आर्मी को वहां पे डिप्लॉय किया गया है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रूप्स क्लोज टू LAC इन द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर द ऑपरेशन इज हाई एल्टीट्यूड एरियाज। क्या क्या लैकुनाज हैं जो कि आइडेंटिफाई, लैकुनाज इन द बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिफाइड किया गया था GP भटनागर जी ने
एक मल्टीपल फोर्सेस को डिप्लॉयड किया गया सेम एरियाज ऑफ कॉपरेशन में। एक कॉपरेशन भी नहीं, जो कॉपरेशन होता है अमंग द सिक्योरिटीज फोर्सेस एज वेल एज जो वहां के लोग हैं, वो कॉपरेशन भी नहीं है, सिनर्जी भी नहीं है अक्रॉस सिक्योरिटीज मैनेजमेंट ग्रुप्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई भी डॉक्ट्रिनल नोशन नहीं है। जो भी सिक्योरिटीज मेथड जो होते हैं दे आर बिल्ड ऑन द फायर फाइटिंग माइंडसेट पे बिल्ड किया जाता है रादर देन प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव माइंडसेट। जो सिक्योरिटीज फोर्सेस रिस्पॉन्स आर फोकस्ड ऑन अ स्ट्रेटेजी टू रिएक्शन एंड रेट्रीब्यूशन रादर देन कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। ऐसा नहीं, उन्होंने जो किया वो यहीं से भी कर जाता है, ऐसा यही होता है। एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स नहीं है उस चीज में। क्या किया जाए, आप वहां से मार रहे हैं, यहाँ से मार रहे हैं, सेम सिचुएशन यही रहती है। इसकी वजह से एक स्ट्रेस भी आता है, डिसीजन मेकिंग इश्यूज भी होते हैं एट द फंक्शनल लेवल, जिसकी वजह से पैसा भी जाएगा और एनर्जी भी बर्बाद चली जाती है और जो भी रिसोर्सेस है वो भी हट जाता है। रिकमेंडेशन क्या दिए हैं इन्हीं के इस कमेटी के द्वारा कि बेटर मैनेजमेंट हो सके बॉर्डर का। एक प्रिंसिपल ऑफ सिंगल पॉइंट कंट्रोल होना चाहिए या फिर वन फोर्स वन बॉर्डर। ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, एक फोर्स एक बॉर्डर के लिए। अब आप वही फोर्स यहाँ पे लग रहे हो, वही फोर्स वहां पे दे रहे हो, तो उन जो फोर्सेस है उन फोर्स को ट्रेन किया गया था इस चीज के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं सीआरपीएफ को, सीआरपीएफ दिल्ली मेट्रो में रहती है, सॉरी सीआईएफएस। तो क्या है कि अगर हम लोग इनको बॉर्डर पे भेज देंगे तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। तो यही प्रॉब्लम एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बन के आती है कि एक सिंगल पॉइंट कंट्रोल होना चाहिए या फिर वन फोर्स वन बॉर्डर होना चाहिए। प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड इफ द बॉर्डर आर इफिशिएंटली मैनेज्ड। और वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डिवाइड कर दीजिएगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो इफेक्टिव कंट्रोल में जो भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो ना होना चाहिए। एडवांस इन द सर्विलांस टेक्नोलॉजी, जो सर्विलांस टेक्नोलॉजी वहां पे एडवांसमेंट की जरूरत है, पर्टिकुलरली सैटेलाइट एज वेल एज एरियल इमेजिनरीज, जिसकी वजह से हम लोग एक कांस्टेंट नजर रख सकते हैं एलईसी पे, एलओसी पे। और ज्यादा से ज्यादा ये देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एलएसी एलओसी कोई भी आप एरियाज ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बॉर्डर मैनेजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू, हम लोगों ने जो रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये जो सेशन है ये जो सेशन कंप्लीटली ऑल ओवर हर जो बॉर्डर एरियाज उन लोगों के लिए है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक नजर रखी जा सके और कम से कम फिजिकल डिप्लॉयमेंट जो हो सके उसको रिड्यूस किया जाए और मॉडर्न सर्विलांस असेट्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द फॉर्मेशन डिप्लॉयड फॉरवर्ड। सिमिलरली एक लार्ज नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि एक एनहांस कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एरियल सर्विलेंस एंड उनके जो ट्रूप्स हैं उन ट्रूप्स को इजीली मूव आउट कर सकते हैं क्विकली और वो ऑक्यूपाई किया जा सकता है डिफेंसिव पोजीशन जब भी जरूरत पड़े। एक रिसेंट नॉमिनेशन हुआ था इस चीज का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स था एज द नेशनल लेवल काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स शुड इनेबल द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि बीएसएफ हुआ या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हुआ, ताकि ये अपने जो उनका प्राइमरी रोल है वो अपने प्राइमरी रोल में वापस आ जाए। दैट इज दी फॉर द बेटर लाइक दैट इज द बॉर्डर मैनेजमेंट। ये भी रिकमेंड किया गया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो मैनेज करें अनसेटल्ड बॉर्डर को और ऑपरेट करें डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मी। यहाँ पे डायरेक्टली जो होंगे वो आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। एक लेटरल इंडक्शन की जरूरत है आर्मी फ्रॉम आर्मी टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस ताकि एक ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को एनहांस किया जा सके।
External threats to India's securities are not the only border management issue dealt with at present by the national securities apparatus. पिछले रिसेंट में उन्होंने ये भी देखा हुआ है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, द रेट ऑफ ग्रोथ, वो आउटपेस कर गया है that of most of its neighbors, and this has generated problem like mass migration into India. तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम लोग बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, वो पर्टिकुलर ये नहीं बोलेगा इंडिया पाकिस्तान का लिखिए बॉर्डर मैनेजमेंट, वो कंप्लीटली बॉर्डर मैनेजमेंट से आएगा। तो आपको शॉर्ट में देना है सारे का, एंड देन रिकमेंडेशन क्या दिए, क्या क्या इश्यूज है, किस तरीके गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, कौन कमेटी आई, उस कमेटी के क्या रिकमेंडेशन, एंड देन वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन एग्जीक्यूटिव 3 की सजेशन जो कि दिए गए थे सेटकर कमेटी के द्वारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो 3 प्रपोजल जो थे वो किस चीज से रिलेटेड थे, ताकि एक स्पीड अप किया जाए रोड कंस्ट्रक्शन बॉर्डर एरियाज में, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और दे आर एज फॉलोज। पहला क्या है कि आउटसोर्सिंग करना है रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बियॉन्ड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। जो बीआरओ की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को आउटसोर्सिंग करिए। जो भी वर्क होगा, ऑल वर्क कॉस्टिंग मोर देन 100 करोड़, उसको किसके थ्रू कंप्लीट किया जाना चाहिए, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट मेथड के द्वारा। डेलीगेटिंग, एक आप क्या करिए, ग्रेटर प्रोक्योरमेंट पावर दे दीजिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को डोमेस्टिक के लिए, और फॉरेन प्रोक्योरमेंट फॉर 7.5 करोड़ टू 100 करोड़, जो कि अलाउ करेगा फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सोफेस्टिकेटेड कंस्ट्रक्शन प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरीज। एक अप्रूवल चाहिए है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि इंक्लूड करता है लैंड एक्विजिशन और जितने भी स्टैट्यूटरी प्रेमिसेस हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस। उसके बाद ओनली आप जब एक 90% लाइक एटलीस्ट 90% अगर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस मिल रहा है उस वर्क में जो असाइन किया गया था, तभी आप करिए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड अ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए है कि एक इम्पेरेटिव टू नेशनल सिक्योरिटीज। जो इंडिया का जो बॉर्डर है वल्नरेबल है कई तरीके से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज भी देखने को मिलती है, कल्चरल रेडिकलिज्म भी देखने को मिलता है, पैट्रोनेज ऑफ टेररिज्म भी देखने को मिलता है अराउंड लाइक फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज। दूसरा रीजन क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द बॉर्डर लाइन वो मैच कर रहे हैं लाइक दैट ऑफ चाइना। इसकी वजह से इट लेट्स रोड, रेलवे लाइन and communication network including fiber optic along the border. Development need as well as well-being people living in the border areas. एक tacticals and strategic mobilities की जरूरत है, जिसकी वजह से जो कि क्या करेगा, जो भी जितना भी lack of infrastructure देखने को मिल रहा है, resulting in like a predictability of the operations. Facilitate करना है legitimate trade and travels को along the supervision of the controlled smuggling, trafficking, crime, terrorism as well as illegal migration can increase. Limitation for border management, क्या क्या limitations दिए गए हैं border management? एक तो है poor implementation. Border management का अगर बात किया जाए तो poor implementation is the reason. एक CAG की रिपोर्ट आई हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि 22 of 73 रोड डिजाइन इन द बॉर्डर एरियाज जो कि बिल्ड किए गए थे मार्च 2016 से has been built by March 2016. The same was true for 14 strategic railway route. इसकी due to lack of oversight road are being built incorrectly. इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बैड राइडिंग कंडीशंस, insufficient drainage facilities among other things. मल्टीपल अथॉरिटीज ने ये भी देखा हुआ था मल्टीपल अथॉरिटी कैन ओवरसी द बॉर्डर, जैसे कि इंडियाज आर्मी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल,
मैनेज द बॉर्डर, बट द चाइनीज सिक्योरिटीज फोर्सेस है दे आर मैनेज बाय द सिंगल कमांड। अब ये समझिए कि हमारे देश में यहाँ तक कि सीमा सशस्त्र बल एसएसबी भी बॉर्डर देखती है। भले ही वो बॉर्डर देखे नेपाल भूटान का, लेकिन आप के पास है क्या? आपने एक दे दिया है बीएसएफ को, एक दे दिया है आईटी लाइक इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस को, असम राइफल्स को, ये सारे की सारी बॉर्डर। यहाँ पे चाइना जो है वो क्या करता है, एक सिंगल फोर्स, चाइना की जो फोर्स है वो सिंगल कमांड के द्वारा डेमोन्स्ट्रेटली कोहेजन प्रॉपर एक ही रहता है। यहाँ तो 3-4 है, कैसे होगा? ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेशंस है। कमांड में कोई यूनिटी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है इज स्लाइटली इनएफिशिएंट हो गया है बिकॉज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन सर्टेन कुछ एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंचार्ज है, कुछ एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंचार्ज है। स्टाफिंग शॉर्टेज भी है एंड लैक ऑफ करंट इक्विपमेंट्स की वजह से भी ये सारे के सारे क्या है, दे आर द लिमिटेशन ऑफ द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बीआरओ इज द डीलिंग विद द स्टाफिंग शॉर्टेज, इस शॉर्टेज की वजह से उनका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। प्रॉपर लाइक लैक ऑफ प्रॉपर फंडिंग भी है, और इवन आर्मी हैज पॉइंटेड, आर्मी ने भी इस चीज को पॉइंट आउट भी किया हुआ है। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं रिसेंटली, उसके बारे में बात करते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन सिद्धांत ये था कि वहां पे जो भी जरूरतें हैं, जो भी स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स है, उनको पूरा किया जाए। उसके साथ ही जो वहाँ की जो लोग रह रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, नियर और इंटरनेशनल बॉर्डर लाइक इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पास जो लोग रह रहे हैं, उनका वेल बीइंग देखा जाए, उनकी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट बीआईएम, जो कि इंक्लूड करता है 60 प्रोजेक्ट, 60 प्रोजेक्ट आते हैं बीआईएम के अंतर्गत, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेलीपैड, प्रमोशन ऑफ बॉर्डर टूरिज्म एक्सेट्रा। कंप्लीशन ऑफ द इंडो चाइना बॉर्डर रोड ऑफ 61 रोड प्लान, 61 जो रोड थे प्लान, उसमें से इन द फर्स्ट फेज 36 हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, 36 जो है उनको कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। एक्सपीडाइज फॉरेस्ट क्लियरेंस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी वर्क है उसके अंतर्गत क्या है, गवर्नमेंट ने अकॉर्डेड किया है जनरल अप्रूवल अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और एक क्रिएट किया नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि क्या करेगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, उन सारे प्रोजेक्ट को ये ओवरलुक करा जाएगा, ताकि जो भी डिले हो रहा है इन द एग्जीक्यूशन, उस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सके। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? देखिए, फिल्टर फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स को फैसिलिटेट करेगा। ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो जाए, ये असिस्ट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन स्विफ्टली एंड सिक्योरली, वाइल ऑल्सो मेकिंग इट इजियर, और ये इजी भी रहेगा कि जो ट्रेस किया जा सके इलीगल ट्रेड को। इम्प्रूव करना है इंटेलिजेंस इनपुट एज वेल एज सर्विलांस। किस तरीके से इससे क्या होगा कि जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रेडार सैटेलाइट है, सैटेलाइट इक्विप्ड विद द सिंथेटिक एपरेचर रडार सेंसर्स, जो कि प्रोवाइड करेंगे डे टू डे और डे टू नाइट कवरेज, इनपुट ऑफ वेरियस टेरेन एज वेल एज वेदर कंडीशंस। यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया था मधुकर गुप्ता कमेटी के द्वारा। ये मधुकर गुप्ता कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो मधुकर गुप्ता कमेटी किस चीज से रिलेटेड थी? बॉर्डर प्रोटेक्शन टू बोलिस्टर बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड रिजॉल्व वल्नरेबिलिटी इन फेंचिंग अराउंड द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जिसकी वजह से CIMBS को इम्प्लीमेंट किया गया 2015 में। एक अपग्रेडिंग करना है, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उस चीज को अपग्रेड किया जाएगा, और इन्फिल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना है। किस तरीके हम लोगों ने पहले देख लिया है। इन्फिल्ट्रेशन अगर डिटेक्ट, ऐसा इन्फिल्ट्रेशन ऐसा सिस्टम लेके आना है ताकि वो डिटेक्ट कर सकते हैं लैंड, सी, एयर एज वेल एज टनल्स को। टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी कंबाइंड
लाइक टेक्नोलॉजी कैन बी कंबाइंड विद द एग्जिस्टिंग, जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम उसके साथ कंबाइन किया जा सकता है, और जो कि हेल्प करेगा मैन बिहाइंड द मशीन टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट थ्रेट्स मोर इफेक्टिवली. Border guarding is the currently almost entirely reliant on human surveillance, जिसकी वजह से जो बॉर्डर मैनेजमेंट है इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट अंडरटेकिंग. वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जरूरत है. गवर्नमेंट को एक रिजॉल्व करना है जो भी पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जल्द से जल्द, ताकि ये जो भी नेशनल सिक्योरिटी से जो थ्रेट है वो थ्रेट कम हो सके, वो थ्रेट कंप्लीटली एलिमिनेट हो सके. एक डाइवर्जन होना, लाइक देयर शुड बी नो डाइवर्जन ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स. सिक्योरिटी फोर्स को ऐसा नहीं है कि आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अभी यहाँ लगा दिया, फिर अगले दिन जब वहां पे जरूरत पड़ी तो उधर पहुंच दिया. ऐसा नहीं करना चाहिए. द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स शुड बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल टास्क, शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड. उनका जो भी प्रिंसिपल टास्क है उससे उनको डिस्ट्रैक्ट मत करिए. एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ अदर इंटरनल सिक्योरिटीज ड्यूटीज, इसको भी मत करना है. जैसे कि ITBP या फोर्स स्पेशली ट्रेन फॉर इंडिया चाइना बॉर्डर शुड नॉट बी यूज फॉर नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरियाज. ITBP को नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरियाज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशली ट्रेन किया गया इंडिया और चाइना के बॉर्डर के लिए. इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. लाइक इट इज द फैक्ट दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनसेटल्ड एंड द अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर, जैसे कि LOC हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, LAC हुआ इंडो टिबेटन बॉर्डर में, यहाँ पे इंडियन आर्मी को यूज करना चाहिए, while the BSF should be responsible for settled borders. एक हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है, ताकि जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं वो इलीगल एक्टिविटीज भी कम हो सके, और लाइक मनी ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी की सारी चीजें बंद हो सके. So that's all for today. In the next class, we'll be learning a new part of this, that is India and China border. India China के अलावा भी हम लोग एक border और ले लेंगे, India and Nepal, which is going to be equally very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL. Have a nice day.